और फाइनली अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन स्टार्ट किया था और फिजिक्स का एक लेक्चर हमने डील कर लिया है। आज की बेसिक क्लासेस में थोड़ा सा पीछे रिकैप में जाऊंगा एंड देन फाइनली आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला हमारा मेन टॉपिक होगा, हम चालक और कुचालक पर बात करने वाले हैं एंड बेसिक थियरी पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, देन आगे चलते हैं। तो कुछ बेसिक टॉपिक्स, जैसे कि प्रीवियस क्लास को स्टार्ट करते हुए मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि जो आवेश होता है, बेसिकली ये जो हमारा आवेश होता है ये क्या करता क्या है, इसके बारे में बेसिक परिभाषाएं हमने डील कर लिया था। इसकी बेसिक परिभाषाएं हमने डील कर लिया था, ठीक। और अगर मैं इसके फंडामेंटल मतलब तह पर जाऊं, बहुत डीप में जाऊं, तो 3 प्रॉपर्टीज़ जो कि मैंने इंडिकेट किया था आपको नहीं भूलना है। 3 प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा। एक है आपका क्वांटमीकरण वाला, एक है आपका क्वांटमीकरण का सिद्धांत, इसको भूल से भी मतलब भूलना नहीं है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है योज्यता का नियम। ये जो हमारी थियरी है, आवेश की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, हम इसी पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। थंबनेल पर मैंने लिखा भी था प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, और बेसिकली हम इसी पर डील करेंगे आज की क्लास में। तो अगर हम आज की क्लास का मेन चीज़ें अगर आपको पर्पस बताएं, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें मैं लेके चलूँगा। यहाँ पर डायरेक्टली कदम नहीं रखेंगे क्योंकि ये 10 मिनट का टॉपिक है, एग्जैक्टली ये 10 मिनट का टॉपिक है। कुछ और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये बेसिक थियरी आप याद रखिएगा। क्या है वो बेसिक थियरी? देखो, बचपन में आपने पढ़ा होगा, क्या सर बचपन में पढ़ा होगा? आइए, आपने सीखा होगा कि जो जो हमारे चालक होते हैं, चालक जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, कहते हैं। इजीली डेफिनेशन की बात करूं तो चालक वे होते हैं जहां धारा का प्रवाह होता है। मतलब चालक वे होते हैं जिनमें आसानी से धारा का प्रवाह होता है। बाकी और भी डेफिनेशन है, मगर कीवर्ड आप याद रखिएगा। दूसरी चीज़ें कही जाती हैं कि चालक वे होते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक रखते हैं। मतलब जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पर? चालक में। यही 2 इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है जो चालक को डिफाइन करता है कि चालक वे होते हैं जहाँ धारा का प्रवाह हो जाए और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा ही नहीं, ये सबको पता है, ये थियरी सभी जानते हैं। चालक के अंदर की कहानी पर चलते हैं और यही है आपका डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं। इस ब्रह्मांड का निहित प्रत्येक कण जो कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों से निर्मित है, ऐसा हमारी एटॉमिक थियरी कहती है कि किसी भी पदार्थ के केंद्र पर क्या पाए जाते हैं भाई साहब? नाभिक पाए जाते हैं। केंद्र पर क्या पाए जाते हैं? नाभिक। केंद्र पर होता है नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। जरा बारीकी से समझिएगा कि चालक में जब बोला जा रहा है कि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत है, मतलब भर भर कर है। जो चालक होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन क्या है भाई साहब? भर भर के हैं। इतने इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं तो होगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन बहुत भर भर के होते हैं तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ पे लेस अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। यही है आपका कीवर्ड।
कंडक्टर इसलिए कंडक्टर कहलाता है, ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन इसलिए छोड़ देता है क्योंकि यहाँ पर लेस अट्रैक्शन फोर्स है। इट मीन्स ये जो नाभिक है, धनावेश का नाभिक है, ये इन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को कम बल से खींचता है, कम बल से खींचता है। फोर्स आपने सुना होगा ना, तो धन और ऋण के बीच विद्युत बल लगता है, जिसको हम लोग स्थिर विद्युत बल नाम देंगे, आगे पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो ये जो नाभिक का धनावेश है, धातुओं के शर्त में, चालकों के शर्त में, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नाभिक के अराउंड, मतलब अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों तरफ जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बादल के समान घेरे बना लेते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इस शर्त में नाभिक का धनावेश और ऋणावेश कम प्रभावी आकर्षण बल लगाता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर आ जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि मेटल में, कंडक्टर में जो कंडक्टर होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाते हैं, आपने पढ़ा है ना। यही रीजन है, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लेस है। नाभिक मतलब माता पिता, ये आपको रोकने के लिए बैठे हैं। लेकिन जब आपके दोस्त, मित्र, यार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब आपकी मित्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो घर वाले कहते हैं छोड़ो, जाने दो, मेरा लड़का बर्बाद हो चुका है, होने दो बर्बाद। कितना समझाएंगे भाई माँ बाप आपको। तो नाभिक का मतलब माँ बाप, जिसके इर्द गिर्द आप रहते हो, इलेक्ट्रॉन मतलब आप। नाभिक मतलब माता पिता, इलेक्ट्रॉन मतलब आप, और इन माता पिता के आसपास आप रहते हो। तो जब आपके माँ बाप आपको आज़ादी दे देते हैं तो लड़का बिगड़ जाता है, बदमाशी करता है। वही शर्त यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन जो है, जब ज़्यादा दोस्ती यारी हो गई, जब चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर चला जाएगा। बहुत ज़्यादा दोस्त है ना, तो घर वाले कहेंगे कि छोड़ो, मेरा बेटा बिगड़ गया है, होने दो बर्बाद, जाओ। चालक मतलब जाओ। तो माँ बाप आपसे हार चुके हैं, उसका जवाब है लेस अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि यहाँ पर कम आकर्षण बल है, इसलिए हमारा चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भर भर के पाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सेम एज वेल एज दूसरा बेसिक टॉपिक, इस दूसरे बेसिक टॉपिक का नाम है कुचालक, इंसुलेटर। दूसरे टॉपिक का नाम है इंसुलेटर। जिसको हम लोग नाम देते हैं कुचालक। भाई साहब, कुचालक क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं। कुचालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है या आसानी से नहीं होता। मतलब आप ये कहो कि धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। यहाँ कुचालक मतलब होता ही नहीं है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। सीधा सीधा लिख दो, धारा का प्रवाह क्या होता है, नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, कम। लेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन इसका डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। ये हमारा नाभिक है। तो नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, आप जैसा कि पढ़े हैं। और प्रोटॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन हमारे चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन कम है। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं कंपैरिजन टू कंडक्टर कम है। तो जब कम इलेक्ट्रॉन हैं
तो ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन, ये समझिएगा, बहुत तगड़े बल से बांध के रखेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक है इसको बांध के रखेगा, अत्यधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो कुचालकों के केस में प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते, या इसी को हम नाम देते हैं विद्युत बल अधिक होता है। क्या इसको हम नाम देते हैं? विद्युत बल अधिक होता है। विद्युत बल क्या होता है? अधिक होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यहाँ पर आपके माता पिता स्ट्रिक्ट हैं, जैसे मैंने कहानी समझाया था, तो आप इस कहानी को समझो कि कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं, कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जब माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। जैसे उनका बच्चा घर से बाहर निकला, कहाँ जा रहे हो बताओ जरा, किसका फ़ोन आ रहा है, फ़ोन चेक करेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, खेलने जा रहे हो तो उसमें रोकेंगे, नहीं पढ़ रहे हो तो आपको कहेंगे पढ़ो बैठ के। तो कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो बहुत बाउंडेशन लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उन घरों के बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। नाभिक का मतलब माता पिता, और ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब आप। तो यहाँ पर माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट मतलब अत्यधिक आकर्षण बल से बंधे हैं, आपको बांध कर रखे हैं। तो कुचालकों में ये होता है। ये इंटरनल कहानी है, ये सब सेंस है बच्चा, एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए सेंस है। आप आराम से पढ़िए, कहाँ देर है, कहाँ जाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, वीडियो को देखते चलिए। चलिए, चालक कुचालक का कॉन्सेप्ट क्लियर? याद रखिएगा, वो आसान लैंग्वेज में नहीं लिखवाऊंगा कि ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है वो चालक कहलाते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता पाई जाती है। चालक की परिभाषा। कुचालक क्या कहता है? ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है एवं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती, उन्हें कुचालक कहते हैं। ये सब डेफिनेशन आपको पता है, घबराइए मत। डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बेसिक से चलूंगा। शुरू करेंगे बेसिक से और चढ़ेंगे पहाड़ तक, लेकिन बस कंडीशंस आर अप्लाइड। आपको रेगुलरिटी से बने रहना होगा, रेगुलरिटी से मेंटेन रहना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसके बाद मैं अगला टॉपिक पढ़ाता हूं, उससे पहले मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा आप हमें जवाब देंगे और सपोर्ट करिए, तभी पढ़ाने में मज़ा आएगा। अच्छा, आपने एक चीज़ सोचा था, मैंने पढ़ाया था कि इस विद्युत का, बहुत बारीकी से समझिएगा, इस विद्युत का जन्म तभी होता है जब सराउंडिंग में कौन आ जाए? आवेश। मैंने बोला था विदाउट चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी क्रिएट। ठीक है, विद्युत का जन्म आवेश से। और आवेश का पहली बार जो स्टडी किया था किसने किया था? थेल्स ऑफ मिलेटस ने, और उनका नाम था, जो कि एम्बर पर इन्होंने रिएक्शन किया था, मतलब कि कुछ देखा था एम्बर पर। एम्बर नामक पदार्थ था। ये एम्बर नामक पदार्थ हल्के चीज़ों को क्या कर लेता था? अपने ओर आकर्षित कर लेता था। इस एम्बर के अंदर एक विशेष गुण इन्होंने देखा, ये हल्की चीज़ों को आकर्षित करता था। अब आपको एक बात बताएं, बहुत कीवर्ड है, सच में बता रहा हूँ बच्चा, कीवर्ड एकदम मतलब तुमको मोटिवेट कर देगा, ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मोटिवेट होके पढ़ो। चलिए, कीवर्ड लिखिएगा। कीवर्ड क्या है? ये कीवर्ड जिनके अंदर, लिखते चलिएगा साथ ही साथ, या जिस पदार्थ के अंदर, ये प्रीवियस क्लास से कोरिलेट कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं। जिस पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण,
आकर्षित, जिन भी पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है या देखने को मिलता है, आकर्षित करने का गुण पाया जाता है या देखने को मिलता है, पाया जाता है या फिर देखने को मिलता है, उन्हें हम नाम देते हैं विद्युत। ध्यान समझना, कीवर्ड है। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, लकड़ी हो, लोहा हो, प्लास्टिक हो, चादर हो, ऊन हो, कैट स्किन हो, इबोनाइट रॉड हो, पदार्थ बोल रहा हूं, पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, चाहे सुचालक चाहे कुचालक, जिसके अंदर हल्की चीजों को आकर्षित करने का गुण दिखा, हम नाम क्या दे देंगे उसको? विद्युत। और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा कीवर्ड देखिए, यह है आपका कीवर्ड। ठीक है, दूसरा कीवर्ड है घर्षण से। घर्षण मतलब दो वस्तुओं को रगड़कर, बहुत ध्यान से समझिएगा, दो वस्तुओं को रगड़कर, दो वस्तुओं को रगड़कर मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दो वस्तुओं को रगड़कर जो विद्युत, दो वस्तुओं को रगड़कर जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं घर्षण विद्युत। कौन सा विद्युत? घर्षण विद्युत। बहुत क्लियर से भैया, ये डेफिनेशन है, बहुत छोटी छोटी बारीकी है, याद रखना पड़ता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? छोटा सा क्वेश्चन, आपसे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा बताओ विद्युत क्या होता है। आपसे सीधा प्रश्न किया जाएगा कि बताओ विद्युत क्या होता है। आप फंस जाओगे तो क्या बोलोगे? सीधा सा जवाब दो ना, काहे का डर? आप हमसे पढ़ रहे हो, काहे का डर? जिस पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक। कोई आपसे पूछे व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल बहुत अच्छा नाम है इसका, 11th का सिलेबस है, फ्रिक्शन, वहीं से आया है शब्द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? सीधा सा जवाब दो, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़कर उत्पन्न किया गया विद्युत क्या कहलाता है भाई? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैट? तो सीधा सा जवाब दो, आवेशों का अध्ययन जब हम रुके हुए चार्ज का करते हैं। ऐसी शाखा जहां रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। काहे का डर? एकदम सिंपल, मौज में पढ़ो, मजानी लाइफ, एकदम खुश होके। अब आपको याद दिलाता हूं, इस एम्बर का ग्रीक भाषा में जो शब्द था, डॉक्टर गिलबर्ट के द्वारा, सब रिकॉल करवा रहा हूं बच्चा, बस बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्लास। इस एम्बर का ग्रीक में क्या मतलब था? इलेक्ट्रॉन। याद करिए, मैंने लिखवाया है क्लास में, इलेक्ट्रॉन। और क्या नाम था? इलेक्ट्रॉन। और शब्द क्या आया था? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी शब्द यहीं से आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे शब्द, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितने शब्द आए हैं वो सभी के सब अंबर के समानार्थी शब्द हैं। तो ये था हमारा बेसिक टॉपिक। अब इसके बाद अगला कीवर्ड, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोस्टैट का उदाहरण बताओ जरा, इलेक्ट्रोस्टैट का उदाहरण बताओ भाई जरा, उदाहरण। आपने सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि आवेश को हम, ये इलेक्ट्रोस्टैट को हम देखें कैसे, हम क्यों एक्सेप्ट करें? सर हम आपकी बात
क्यों एक्सेप्ट करें कि आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहे हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैट? क्या इसको हम वास्तविकता में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो। मैं उदाहरण लिखता हूं तुरंत, आइए समझिए। स्थिर विद्युत का सबसे जबरदस्त उदाहरण है, याद रखिएगा, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत का सबसे जबरदस्त उदाहरण है सर क्या? फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त क्लास है फ्लैश लाइट। और सर क्या? एक्सरे मशीन। और क्या? जीरोक्स मशीन। ठीक, ये तीन एकदम जबरदस्त उदाहरण है इलेक्ट्रोस्टैट के। क्लियर पॉइंट? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमने ये समझ लिया कि स्थिर विद्युत क्या होता है, कुछ बेसिक कहानियां हमने समझ लिया। अब हम ये डील करते हैं कि आवेश को उत्पन्न कैसे करेंगे। थोड़ा सा इस पर, आवेश को उत्पन्न कैसे करेंगे, यहां पे टॉपिक आपका समाप्त। आवेश को उत्पन्न कैसे करेंगे, तो चलिए आवेश को, ये धीरे धीरे आगे समझेंगे। आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। तो वैसे तो मेरे पास कई ऑप्शन है, मगर मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। सबसे पहला होता है चालन विधि, थ्रू कंडक्शन। इंग्लिश भाई हिंदी माध्यम के छात्र इसलिए हिंदी में बोल रहा हूं। चालन, सॉरी क नहीं, चालन, चालन विधि, चालन, ठीक है। कंडक्शन इसको कहते हैं, कंडक्शन, थ्रू कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन। दूसरी विधि है घर्षण, घर्षण विधि, घर्षण विधि, घर्षण विधि। इसको कहते हैं थ्रू फ्रिक्शनल या थ्रू फ्रिक्शन प्रोसेस, फ्रिक्शन। तीसरा और लास्ट हम कहते हैं प्रेरण विधि द्वारा, प्रेरण, प्रेरण विधि द्वारा। बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं थ्रू इंडक्शन, इंडक्शन, थ्रू इंडक्शन प्रोसेस। मेनली आप यही मान के चलो कि ये तीन हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। भाई किताबों को भी हमें फॉलो करना पड़ता है, कुछ चीज़ें किताबों के सीमाओं में रह के पढ़ाना पड़ता है। लेकिन सुनिएगा, चालन, घर्षण, प्रेरण ये दिया है, लेकिन मैं कुछ अलग से कॉन्सेप्ट आपको मॉडर्न फिजिक्स का कोरिलेट करना चाहता हूं। अभी तो नहीं हम जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स क्या है, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूं। मॉडर्न फिजिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो दो टॉपिक में और आपको बता रहा हूं। हम हीट दे करके भी आवेश पैदा कर सकते हैं, हम एनर्जी दे करके भी आवेश पैदा कर सकते हैं, और ये सब हम आगे पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, ME शॉर्ट में यांत्रिक ऊर्जा, ME मैकेनिकल एनर्जी। हम यांत्रिक कार्य कर कर भी आवेश को पैदा कर सकते हैं, यांत्रिक कार्य करके मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन ये सब किताबों में नहीं दिया है, ये सब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है, पढ़ाते पढ़ाते अनुभव का खेल है, बस और कुछ नहीं है। चीज़ें समझते रहिए तो चैप्टर में बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बन जाता है तगड़ा वाला। लेकिन ये तीन प्रोसेस हम पढ़ेंगे। अभी हमारा ये भी प्रोसेस नहीं है कि चालन क्या होता है, घर्षण क्या होता है, प्रेरण क्या होता है, आगे मिलेगा। मैं पढ़ाऊंगा आवेशन की विधियां, आगे पढ़ाऊंगा, वो हमारा टारगेट अभी नहीं है। टू द पॉइंट समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो सकता है कि हम इन विधियों पर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इसको लिख लीजिए कि आवेश को उत्पन्न करने वाली विधियां कौन सी हैं, तीन। सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा ना, कुछ सीक्वेंस वाली चीज़ें, जो काम की चीज़ें उसको पहले, जो बकवास है उसको बीच में, जो विदाउट काम के देखा जाएगा, सोचा जाएगा, लेकिन पढ़ाएंगे सब। तो एक बार क्लियर कर दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार क्लियर कर देता हूं, बस 2 मिनट टाइम दूंगा। और सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हेडिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 2 ब्रांच, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। फिर हमने जाना स्थिर विद्युत क्या होता है, फिर हमने आवेशों का इतिहास पढ़ा, पूरा पहलू समझा,
और फिर हमने ये सब आवेशन की विधियां पढ़ा। अब आपको बताता हूँ, आपको मैंने पढ़ाया था आवेशों का संरक्षण, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था क्वांटमीकरण, संरक्षण और क्या था, योज्यता का नियम। ये सारे प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हम आपको एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा आधारभूत लेक्चर बनेगा। किस चीज़ का भाई? ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप छोटी सी हेडिंग लगाएंगे, चार्ल्स, हिंदी में आप लिख सकते हैं चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट, चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट। चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट। ये कौन है सर जी? छोटा सा नाम इनका लिख दे रहा हूं मैं, चार्ल्स, फिर ये है डू, फिर ये है फे। चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट। सर ये काहे है, मतलब काहे पढ़ें, हम क्यों पढ़ें? इसको तुम बस ऐसे समझ लो, हमारे कहने पर ऐसे समझ लो कि इन्होंने प्रमाण दिया है। किस चीज़ का? ध्यान समझिएगा, इसको हम क्यों पढ़ें। तो इन्होंने प्रमाण दिया है कि जो आवेश होता है ना, इन्होंने प्रमाण के साथ बताया है जो आवेश होता है इसको रगड़ कर पैदा कर सकते हैं। बस यही इनका एक्सपेरिमेंट है, रगड़ कर उत्पन्न कर सकते हैं। ये जो चार्ल्स डू फे का एक्सपेरिमेंट है ये प्योरली बेस्ड है इस बात पर कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ कर हम आवेश पैदा कर सकते हैं, और यही वो भूमिका बनेगी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। थोड़ी देर पहले मैंने एक हेडिंग लगाया था, तो जहां मैंने लिखा था ना थ्रू फ्रिक्शन, घर्षण विधि द्वारा आवेशन, घर्षण विधि द्वारा, तो जो घर्षण विधि है उसका बेस यही है, उसकी बेसिक थियरी यहीं आपको सीखने को मिलेगा। तो घर्षण विधि हम यही पढ़ने जा रहे हैं, थ्रू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आइए अब इसको समझते हैं। तो चार्ल्स डू फे साहब ने क्या किया, एक कांच का टुकड़ा लिया, ये समझते जाना, ये कांच का टुकड़ा है। चार्ल्स डू फे साहब ने कांच का टुकड़ा लिया, ये है कांच, लिखते चलिएगा, कांच का टुकड़ा। और इस कांच को इन्होंने रेशम से रगड़ा, रेशम कपड़ा से, रेशम, किससे इन्होंने रगड़ा? रेशम से। एक सेकंड टाइम लूंगा थोड़ा सा बस। देखिए, तो ये बात एकदम अपने माइंड में बैठा लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए कि ये जो चार्ल्स डू फे साहब हैं, ये जो चार्ल्स डू फे साहब हैं, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में स्पष्ट लिखा है, मेरे प्यारे बच्चों, स्पष्ट लिखा है। इन्होंने क्या किया था? कांच को रेशम से इन्होंने रगड़ा, मतलब कांच को रेशम से रब किया, रब किया, और देखा, इन्होंने देखा कि रगड़ने के पश्चात ये जो कांच है, कांच ये धनावेशित हो जाती है। याद रखिएगा, कांच, एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं। और जो रेशम है वो क्या हो जाती है? निगेटिव, निगेटिव। सिल्क, 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 और ये जो ग्लास है वो पॉजिटिव हो जाती है। बहुत ध्यान समझिएगा, इनके एक्सपेरिमेंट में स्पष्ट ये बात स्पष्ट की गई है कि कांच को रेशम से रगड़ोगे, इफ वी रब्ड ग्लास पार्टिकल या ग्लास सब्सटेंस विद सिल्क, देन एक्वायर चार्ज्ड बाय द ग्लास पार्टिकल इज पॉजिटिव। स्पष्ट लिखा है। तो आप समझो, कांच को रेशम से रगड़ने पर इन्होंने देखा कि कांच हो गई धनावेशित और रेशम हो गया ऋणावेशित। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा, प्लास्टिक, प्लास्टिक, बहुत ध्यान समझिएगा, प्लास्टिक, ये क्या है? प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब नॉर्मल, भाई प्लास्टिक का मतलब समझ ही रहे हैं, प्लास्टिक। प्लास्टिक को जब वुल से रब करते हैं, वुल, वुल मतलब ऊन, ऊन से, ऊन से,
तो जब हम प्लास्टिक को ऊन से रब करते हैं तो इन्होंने पाया कि रगड़ने के बाद ये प्लास्टिक निगेटिव चार्ज गेन कर ली, निगेटिव। और ये जो वुल था ये क्या हो गया, पॉजिटिवली, ये वुल जो था ये पॉजिटिव हो गया। ये एक्सपेरिमेंट में पढ़ा रहा हूँ और इसी को नाम दिया गया है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ये जो पहला मैंने बताया यही है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, और ये जो दूसरा है इसको नाम दिया गया है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। और फिर इन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया है। तीसरा एक्सपेरिमेंट, कांच को कांच के साथ खड़ा किया, प्लास्टिक को प्लास्टिक के साथ। तो यहाँ पर इनको ये बातें सीखने को मिली। इन एक्सपेरिमेंट से बस एक चीज़ें हमें सीखने को मिला कि जब दो वस्तुएं रगड़ी जाती हैं तो वो आवेशित हो गई, उनमें आकर्षण का गुण पाया गया। और ये आकर्षण का गुण क्यों पाया गया, क्योंकि वो आवेशित हो चुके थे। बहुत ध्यान समझना, चार्ल्स डुफे साहब का प्रमाण बस इतना था कि फ्रिक्शनल प्रोसेस से भी हम घर्षण विधि से भी आवेश को पैदा कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, कांच को सिल्क के साथ रगड़ा रेशम से, तो कांच हो गई धनावेश, रेशम हो गया ऋणावेश, क्लियर। दूसरा, प्लास्टिक को ऊन के साथ रगड़ा तो प्लास्टिक हो गई निगेटिव और वुल हो गया धनावेशित। यही एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रमाण है कि दो वस्तुओं को रगड़ करके हम क्या पैदा कर सकते हैं, आवेश पैदा कर सकते हैं, आवेश। और इसके बाद इन्होंने इन पदार्थों में देखा, चार्ल्स डुफे साहब ने इन पदार्थों में देखा कि ये जो पदार्थ है ना, ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों में कभी कभी आकर्षण होता था, कभी कभी आकर्षण होता था और कभी कभी प्रतिकर्षण। और यहां से विद्युत बल की भूमिका बन गई। भूमिका, चार्ल्स डुफे साहब ही एक प्रकार से भूमिका बनाते हैं अगले हेडिंग के लिए। वो भूमिका क्या है, विद्युत बल। वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं चार्ल्स डुफे साहब कि क्यों प्लस को रिपल करता है, क्यों माइनस को रिपल करता है, और क्यों प्लस माइनस को आकर्षित करता है, आकर्षित। इन तीन बातों को सोचने पर चार्ल्स डुफे साहब मजबूर कर देते हैं वैज्ञानिकों को। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने देखा पदार्थ को रगड़ने पर, पदार्थों को रगड़ने पर एक अलग ही कहानी चल रही है, एक अलग ही दुनिया चल रही है। कभी कभी आकर्षण, कभी कभी प्रतिकर्षण। तो ये एक आवेश की भूमिका बनता है। और यही एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायग्राम जाके देखिएगा। तो चार्ल्स डुफे साहब का एक्सपेरिमेंट यही था। और इन एक्सपेरिमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि घर्षण विधि द्वारा भी आवेश पैदा किया जा सकता है, दो वस्तुओं को रगड़ कर भी आवेशित पैदा किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। और इन्हीं चार्ल्स डुफे साहब का तीसरा एक्सपेरिमेंट ये भी इन्होंने किया था कि जो ग्लास थे ना, ग्लास मतलब कांच, ग्लास को ग्लास से साथ खड़ा किया, क्योंकि कांच धनावेशित थी। तो कांच की रॉड और इस कांच की रॉड, इन दोनों को पास पास ले आए। तो ये इनका थर्ड एक्सपेरिमेंट है। फिर मतलब एक्सपेरिमेंट इन्होंने बहुत किया है। सिल्क को वुल के साथ भी इन्होंने रखा है, वुल। तो आपको याद है वुल क्या हो गई थी, धनावेशित। जाके देखो, वुल हो गई थी धनावेशित। और सिल्क क्या हो गई थी, सिल्क आपका हो गया था ये भी निगेटिव, सिल्क आपकी निगेटिव थी। जाकर चेक करिए एक्सपेरिमेंट में। तो सिल्क क्या थी आपकी, रेशम क्या थी, ऋणावेशित। तो इन्होंने ये देखा कि वो जो कपड़ा था, एक ऊन वाला एक सिल्क वाला, ये दोनों को खींचेंगे आकर्षण बल से, क्यों, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं नोट्स में बस लिख दूंगा कि किसको किसके साथ रगड़ने पर कौन धनावेशित होगा, कौन ऋणावेशित होगा, किसको किनके साथ रगड़ने पर कौन धनावेशित होगा, कौन ऋणावेशित होगा। चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट बस इतना ही था, और यही आपके एनसीईआरटी में छोटे से डायग्राम करके दिया हुआ है।
अब इससे आगे चलते हैं, बस एक बात आपको और पढ़ाता हूँ, फिर हो सकता है कि अगर वीडियो लंबी हुई होगी तो नेक्स्ट क्लास पे हम जो मैंने बोला था उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आइए समझ लेते हैं इन चीज़ों को भी। क्या है सर? चार्ल्स डूफ एक्सपेरिमेंट समझ गए ना आपने? अब जरा समझना, नोट करके ये लिख लीजिएगा प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आप अच्छे हो, नोट करके लिखिएगा। जो चार्ल्स डूफे साहब थे, चार्ल्स डूफे साहब, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डूफे इन्होंने जो आवेश बताया था उसका नाम था वीट्रस चार्ज। वीट्रस, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीट्रस चार्ज। और दूसरा था रेजिनस, नाम याद रखिएगा, हिंदी नाम मुझे नहीं मालूम है। चार्ल्स डूफे साहब ने जो आवेश का प्रकार बताया है, चार्ल्स डूफे साहब ने जो आवेश का प्रकार बताया है, प्रकार वो कौन है? वीट्रस और रेजिनस। लेकिन जो बेंजामिन ने बताया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो चीजें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इन्होंने सीधा बोला था पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। इन्होंने सीधा सीधा बोला था पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, धनावेश एवं ऋणावेश। अब आपको बताएं, यही वीट्रस पॉजिटिव है आगे चल करके बना, यही वीट्रस चार्ज आगे चलकर, क्यों? क्योंकि चार्ल्स डूफे एक्सपेरिमेंट पहले हुआ है और बाद में बेंजामिन साहब आए हैं, तो यही कारण है वीट्रस को आगे धनावेश कहा गया और रेजिनस को आगे चलकर ऋणावेश, सॉरी उल्टा बोल दिए, वीट्रस को धनावेश और रेजिनस को ऋणावेश कहा गया। तो फर्क समझ में आया? चार्ल्स डूफे साहब के अकॉर्डिंग वीट्रस एंड रेजिनस, और अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये भूमिका क्लियर हुई, और इस एक्सपेरिमेंट से उम्मीद करता हूं इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आवेश विद्युत बल लगाते हैं, धन धन पर बल, ऋण ऋण पर बल और धन एवं ऋण पर बल लगता है। अब हम अपने फंडामेंटल टॉपिक पर आगे चलते हैं, तो रीड करेंगे, नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और यहीं पर हम एक हेडिंग आपको पढ़ाएंगे और 2 हेडिंग अगले क्लास पर पढ़ाएंगे। तो आइए उसको डील करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जितने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और ये लिख लो, बोर्ड के प्रश्न में आने का स्टार क्वेश्चन है, ये स्टार क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार क्वेश्चन है ये। तो मेन प्रॉपर्टीज आप में पहले, सबसे पहले हम आपको पढ़ा देते हैं आवेशों की योज्यता, और फिर ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। यही हम आज रीड करेंगे, बाकी अगले क्लास पर। तो आवेशों की योज्यता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में, आवेशों की योज्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आवेशों की योज्यता का सिंपल सा मतलब है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इंग्लिश लिख दूं, तुमको कोई दम ही नहीं लगेगा इस टॉपिक में, बहुत ध्यान समझिएगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अच्छा, ऐड का मतलब क्या होता है? एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। बचपन में कैसे जोड़ते थे? 1 3 5 7 जोड़ लेते थे ना, 2 4 6 8 जोड़ लेते थे कि नहीं? 1.2 1.2 1.2 जोड़ लेते थे कि नहीं? 0.1 0.2 0.3 जोड़ लेते थे। बस यही करना है भैया, यही करना है। अरे आवेशों की योज्यता मतलब आवेश को कैसे जोड़ें, बस। आवेशों की योज्यता मतलब आवेश को कैसे जोड़ें, और आवेशों को जोड़ना है तो कीवर्ड याद रखिएगा,
आवेश, अब लिख दे रहा हूँ, आवेश बीजगणितीय, आवेश बीजगणितीय, आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। आवेश कैसे जुड़ता है? आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। और बीजगणित मतलब अलजेब्रा, बचपन की कहानी। भाई बचपन में कैसे जोड़ते थे? अब इसको हिंट दे रहा हूं, काहे टेंशन लेते हो, हम है ना, काहे परेशान हो रहे हो। आवेशों की योज्यता अकॉर्डिंग टू क्लास 12, ये थियरी इतनी हार्ड, इतनी पहाड़ मानेंगे, अरे बाप रे बाप, जैसे लगता है कि पहाड़ पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं है, एक रत्ती दम नहीं है। आवेशों की योज्यता मतलब सीधे सीधे जोड़ना, ऐसे समझो। आवेशों का मतलब सीधे सीधे जोड़ना, मतलब 1 3 5 7 2 4 6 8 ऐसे जोड़ना। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल, मान लो +2 है, +3 है, -6 है, -8 है, तो इसको कैसे ऐड करते हो जरा बचपन में बताओ, कैसे इसको ऐड करते थे? बचपन में कैसे ऐड करते थे? तो 3 और 2 जोड़ोगे तो +5 हुआ, हाँ सर। -6 -8 जोड़ोगे तो -14, हाँ सर, यहाँ तक सही है। 14 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? -9। यही चीज करना था, तो दिमाग में बैठा लेना कुछ ऐसा। अब एक सवाल कर लेते हैं इसी पर, छोटा सा एक सवाल कर लेते हैं। सवाल कैसे करेंगे चलिए, बहुत बारीकी से समझिएगा। छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल। माइनस में 2 कूलाम चार्ज, प्लस में 5 ऑफ कूलाम चार्ज, माइनस में 8 कूलाम ऑफ चार्ज, प्लस में 20 कूलाम ऑफ चार्ज। ये सारे आवेश दिए हैं जो कि वर्ग के कोने पर रखे हैं, बस ऐसे समझो, वर्ग के कोने पर ये आवेश रखे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि बताओ इस वर्ग पर कितने आवेश होंगे, तो एक जगह -2 रख दो, एक जगह -8 रख दो, एक जगह +20 रख दो और दूसरे जगह +5 रख दो। अच्छा बताओ क्या इसमें दिक्कत था भैया, क्या समस्या था? सीधा सीधा 20 5 25, हाँ सर 20 5 कितना हो गया? 25 हो गया प्लस का, और 8 और 2 10 हो गया, तो -10, तो प्लस का ज़्यादा माइनस का कम, तो प्लस का 15 कूलाम आंसर हो गया। इसी को कहते हैं आवेशों की योज्यता का नियम। बस इतना ही, बस इतना ही आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अभी जा नहीं रहा हूँ, अभी आपको बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, तब जाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे हुई समाप्त। जितना थियरी पढ़ाया हूँ भूलना नहीं है। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, केवल एक बार टॉपिक को पढ़ लो, केवल एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। शिद्दत से पढ़ लो, ना अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ना आपके डाउट बिल्कुल हिला के रख दिया तो कहना। बस पढ़ना है तहे दिल से, छोटे छोटे टॉपिक्स को समझना है। व्हाट इज़ एडिटिविटी, अपने दिमाग में बैठा लो। एडिटिविटी मतलब जोड़ना, सीधे सीधे जोड़ना, सीधे सीधे, ठीक है। प्लस 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 एक साथ, माइनस 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 एक साथ, और दोनों को ऐड कर दो जैसे कि बचपन में पढ़े थे, ठीक है। और क्या पढ़ना है, टॉपिक को रिकॉल करिएगा, नोट्स बिल्कुल अच्छी बनाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्द से जल्द आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगले क्लास पे हम लोग बात करेंगे आवेशों के बचे 2 प्रॉपर्टीज़। योज्यता हो गया है। नेक्स्ट क्लास हमारा संरक्षण का नियम एवं क्वांटमीकरण का सिद्धांत, ये 2 टॉपिक हमारे मेजर पॉइंट है। नेक्स्ट क्लास पर इसको डील करेंगे। मिलते हैं फिर फाइनली अगले क्लास पर। धन्यवाद आप सभी का। रेगुलरिटी से पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी से पढ़ते रहिए।